हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल्स विद आकाश चैनल। और इस चैनल पे हम अपने बिहाफ पे एक अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं जो कि एक हेल्पफुल हो सके आपकी जर्नी में टू क्रैक द सिविल सर्विसेज। इस चैनल पे जो भी कंटेंट रहता है इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। देखिए, हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी इकोनॉमी की कवर करने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, पूरी एनसीईआरटी का कोई मतलब नहीं बनता सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन में। मैं जिस्ट को फॉलो कर रहा हूं और जिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है जी, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑब्वियसली ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, जो टेलीग्राम पे इसका जिस्ट पड़ेगा मैं आपको बता दूँ कि वो कुछ 1 या 2 दिन के बाद पड़ता है, तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी विच इज़ नॉट ऑब्वियसली इन दी एनसीईआरटी, और जो कि वो पीडीएफ में भी नहीं होएगी, है ना, क्योंकि एग्जांपल्स तो जो भी बनते हैं वो हम एट अ पॉइंट ही बनाते हैं। सो ठीक है, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 6 है, हमने चैप्टर 5 तक कवर किया था क्लास 11। देखिए, ये जो चैप्टर क्लास 11 है ये भी थोड़ा ईजी है। जब 12th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, उसको अच्छे वे से करना है। देखिए, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन दी रूरल एरिया, पहला एक जो चीज़ आती है। देखो, पहले होता क्या है कि जो कंडीशन एग्रीकल्चर क्रेडिट की एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस वो क्या थी। जो फार्मर्स हैं उसको पैसे चाहिए, ठीक है, वो क्या करते थे, मनी लेंडर्स को या ट्रेडर्स को क्या करते थे, अप्रोच करते थे। वो जो फार्मर्स जब उनको अप्रोच करते थे वो बोलते थे हम आपको पैसे तो दे देंगे, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू मनी, बट आपको करना क्या पड़ेगा, एक हाई इंटरेस्ट जो रेट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। जब मनी लेंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट बोलते थे तो वो ठीक है, उनको लगता था चलो यार पैसे तो मिल रहे हैं क्योंकि उनको बिल्कुल चाहिए चाहिए, है ना। और बाद में हाई इंटरेस्ट रेट होने के साथ साथ में बाद में जो अकाउंट्स हैं उन फार्मर्स के, उनको मैन्युपुलेट कर दिया जाता था कुछ ना कुछ। जैसे सपोज कि कुछ 60,000 है ना, 60,000 के पीछे एक और जीरो लगा दी तो 6 लाख बन गया। तो इस तरह से जो मैन्युपुलेशन है वो चलती रहती थी। ठीक है जी। तो उसमें होता क्या था, अगर नॉर्मल क्रॉप है तो डिफिकल्टी टू पे ड्यू टू हाई इंटरेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो वो तो फिर रीपे कभी कर ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद क्या होएगा कि अगर मतलब उसको लोन रीपे करने के लिए कोई कंडीशन बची, और फिर इसी वजह से आप देख भी रहे हो कि जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड जो रेट है हमारी कंट्री में वो काफ़ी ज़्यादा है फार्मर्स की। इसी वजह से ये जो रीजंस है जिसमें जिस चीज़ को हम बोलते हैं डेट ट्रैप, है ना, ये कंडीशंस काफ़ी टाइम से ऐसी चल रही थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे आप लगा लो या फिर उसके बाद में भी कंटिन्यूटी में अभी तक भी चल रही है, लेकिन सरकार है, जो गवर्नमेंट है, कुछ अपने बिहाफ पे कुछ जो इनिशिएटिव्स है वो लेते हैं। जैसे कि उन्होंने देखा कि यार ये जो इन्फ्यूज़न ऑफ कैपिटल है ना, जो हुआ तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर प्रोडक्टिविटी हाई होएगी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ग्रो कर पाएगा अच्छे वे से। और फिर इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि एक अलग से एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसका नाम रखा गया नाबार्ड। तो नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी बना देगी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वड इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो नाबार्ड जो आता है वो मैं आपको बता दूं, वो 1982 का जो टाइम पीरियड है उसमें हम देखने को हमें मिलता है। तो ये पहली चीज़ आपने याद रखनी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन से आया ये आप देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो जब भी हम एडवांस लेवल हमने करना ही है ऑब्वियसली, तो उसमें तो हर एक चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन कमेटी आप देख के या फिर अपना अगर आपको पता है तो आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर नंबर 2 आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, ये इमर्ज हुए टू फिल द गैप इन दी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम था हमारा उसमें जो गैप था उसको फिल करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, एक ही तरह के जो लोग हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है जी। तो वो एक ही तरह का काम करते हैं, एक ही तरह के बैकग्राउंड से हैं, और जो वो चीज़ें हैं उनको फिर क्या होता है, एक इंडिविजुअल अगर कोई बंदा है, सपोज कोई इंडिविजुअल बंदा है, वो उसने अप्रोच किया बैंक को, बैंक ने बोला मैं लोन तो प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा जो कि उनके पास नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन वही जो सेम जो इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो जाए, अगर वो ग्रुप अपना बना लें और वो काम भी सेम कर रहे हैं ना, इसमें एज जनरल अगर हम बात करें तो वीमेन की बात करते हैं, तो अगर वीमेन इस तरह से इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ उसको ग्रुप। तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट लोन अच्छे वे से प्रोवाइड कर पाती है और उसमें सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है, उनकी हेल्प करती है। तो इसमें आप देखिएगा, तो ये जो पूल्ड मनी है, क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स टू बी रीपेएबल इन दी स्मॉल इंस्टॉलमेंट एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम रहता है एज कंपैरिजन टू अदर जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट्स है, ऑब्वियसली जो मनी लेंडर्स वगैरह हैं। तो इसको हम क्या मानते हैं, ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स के अंडर आ जाता है। और
इस पॉइंट को, ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस में भी लिख सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ, कहते हैं जी ये एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के लिए बड़े हेल्प करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी बोरोइंग्स ये लोग करते हैं वो मेनली कन्फाइन हो जाते हैं टू द कंजम्पशन पर्पस, उसको कंज्यूम कर लिया जाता है, और जिसकी वजह से ये जो मतलब बोरोइंग है या फिर एग्रीकल्चर पर्पस, ऑब्वियसली ये जो बोरोइंग थी वो किसी और काम के लिए गई तो कंजम्पशन पर्पस के लिए होगी, तो वो जो उसका मेन एजेंडा था, फंडा था, वो नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ को आपने एक क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हो कहीं पे भी कि अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो उनको अच्छे वे से आगे कंटिन्यूटी में लेके जाना चाहिए। नंबर 3 यहाँ पे जो हमारे पास आता है एक, वो आती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है, अब फार्मर की अगर मैं बात करूँ, उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेट्स से ABC यहाँ पे कोई चीज़ है जिसको वो बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी अच्छी है, लेकिन ड्यू टू दी पैकेजिंग लगा लो या फिर प्रोसेसिंग लगा लो या ट्रांसपोर्टेशन लगा लो कि वो आगे नहीं पहुंचा पा रहे, है ना। तो उस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ कि अगर कुछ कोई कंपनी उनका साथ देना स्टार्ट कर दे और उनके प्रोडक्ट को एक अच्छे वे में बना के, एक अच्छा फिनिश टच दे के, एक अच्छी पैकेजिंग करके अगर उनको हम देना स्टार्ट कर दे तो उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ आप देखिएगा, that involves the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities across the country. This is known as agricultural marketing। ठीक है जी, एक और इसकी ये यहाँ पे फोटो भी हमने बना रखी है, तो ये जो एग्रीकल्चर के यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और इसकी मार्केटिंग करना, ये हो गया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। हमने बड़े अच्छे वे से इसको एग्जाम्पल के साथ समझा। फिर आगे आता है हमारे पास नंबर 4 डाइवर्सिफिकेशन। देखो हर एक सेक्टर में, कोई भी आप सेक्टर में काम कर रहे हो, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना बड़ा जरूरी है। एक ही चीज़ पे हम फोकस करते रहेंगे, ऑब्वियसली देखो ये नहीं है कि हमने कि कुछ एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हमने डाइवर्ट नहीं होना, लेकिन हाँ कुछ टाइम पीरियड के बाद में डाइवर्सिफिकेशन हर एक सेक्टर में इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस तरह से देखो, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। कुछ और एग्जाम्पल को अगर आप छोड़ना भी चाहते हो एग्जाम वाले को, एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो कैसे, इसके दो आस्पेक्ट है। नंबर 1 आस्पेक्ट है जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसकी डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा आता है शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़। मतलब एक ही सेक्टर में हमारी जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में वो मेनली कर रही है, लेकिन उसके साथ की अगर अलाइड एक्टिविटीज़ में वो काम करेंगे तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लेबर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लेबर जो कि सेक्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर के, लेकिन अलाइड एक्टिविटीज़ लाइक लाइफ स्टॉक हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। सो दिस इज नोन एज द डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है जी। तो नंबर 5 आता है यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन। देखो गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ सोने का कुछ रेवोल्यूशन हो गया, ये टाइम पीरियड रहता है 1991 टू 2003 का। इस 1991 टू 2003 के टाइम पीरियड में बेसिकली होता क्या है कि एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में एक जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो होती है, और जिस चीज़ की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, जिस चीज़ की वजह से ये जो सेक्टर है वो बहुत ही अच्छे वे से हाईली प्रोडक्टिव बन जाता है और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का ऑप्शन देता है। इसी वजह से इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड को 1991 टू 2003 के टाइम पीरियड को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हम बोलना स्टार्ट करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। सो ये था गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में। देखो 6th नंबर चैप्टर में यही था, और 7th नंबर चैप्टर की हम क्लास 11 की बात करेंगे। तो इसमें नंबर 1 चीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए जो एक्टिविटीज़ GNP को प्रमोट करती हैं, ठीक है जी, या फिर उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, मैं उसको बोलता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो आपने इस चीज़ को याद रखना है जी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे देखो, वैसे तो एडवांस में मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई एडवांस में इसको बड़े अच्छे वे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल लेवल पे इसको देख रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज लेवल पे बहुत ज़्यादा NCERT डिटेल में करने लग जाए तो वो फिर कुछ मतलब नहीं बनेगा। एडवांस में बिल्कुल ये पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा। देखिए GNP का मतलब क्या होता है और GDP का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब रहता है टोटल, और डोमेस्टिक का मतलब रहता है हमारी खुद की टेरिटरी, और प्रोडक्ट का मतलब इसमें गुड्स भी आएंगे और सर्विसेज भी आएंगी। ठीक, जो मेरी टेरिटरी में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, मुझे ये नहीं पता, अगर कोई कंट्री बाहर की आके भी मेरी टेरिटरी में अगर कुछ काम कर रही है, कोई भी काम कर रही है, उसको मैं क्या बोलूँगा, GDP।
मेजर प्रोडक्शन इनसाइड ऑफ अ कंट्री नो मैटर हु मेक्स इट, ठीक है ना। यहाँ पे आके कोई और भी बना रहा है, अगर मेरी कंट्री में मेरी टेरिटरी को यूज़ किया जा रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, जीडीपी। साउंड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ यूएस इकॉनमी है, यूएस इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में बता रखा है। अगर मैं जीएनपी की बात करूँ तो इसमें एन, ग्रॉस नेशनल, नेशनल का मतलब रहता है आप सिटीज़न की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आपका कोई सिटीज़न है ना, मतलब क्या होगा कि कोई सिटीज़न है जो कि लाइक इंडिया, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इंडिया की। इंडिया का कोई सिटीज़न है, वो बाहर जाके मतलब क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो अगर बाहर जाके वो काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो भी उनकी इनकम होगी मैं जीएनपी में क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा। तो जीडीपी में जो हम बाहर के लोगों की कर रहे थे इंक्लूड, उसको भी मैं कम कर दूंगा, तो वो मेरी क्या आएगी, जीएनपी निकल आएगी। मतलब अगर कोई मेरी कंट्री में बाहर का बंदा काम कर रहा है मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी कंट्री के लोग हैं बाहर कहीं पे काम कर रहे हैं उनकी इनकम को इंक्लूड करूंगा, तो जीएनपी आ जाएगी। तो जीएनपी में आपने सिटीजन को याद रखना है और जीडीपी में टेरिटरी को याद रखना है, ठीक है जी। नंबर 2, वर्कर पॉपुलेशन रेशो। इसमें क्या होता है, मैं एनालाइज करता हूँ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन दी कंट्री, ठीक है। होगा क्या, ये रेशो यूजफुल रहती है to know the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country, ठीक है जी। तो ये जो रेशो है मेनली वो किस वजह से यूजफुल रहती है कि टू नो कि कितनी पॉपुलेशन है वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उसकी प्रोडक्शन करने में हमारी कंट्री में, तो हम उसको बोल सकते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर रेशो हाई है तो ऑब्वियसली जो एंगेजमेंट ऑफ पीपल है वो ग्रेट होएगा, अगर मीडियम है तो वो मीडियम होएगा, अगर लो है तो वो लो होएगा, है ना। तो ये तो बड़ा बेसिक सी एक चीज़ होगी। तो प्राइमरी सेक्टर में हम अगर मान के चले तो हमारी मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो, वो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक। इतना सा आपने याद रखना है। फिर नंबर 3 टर्म ऑब्वियसली पॉपुलेशन, अब ये तो आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिजाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको मैं बोलता हूँ पॉपुलेशन। फिर नंबर 4 आता है जी इंडस्ट्रियल डिविजन्स। 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीज़न हमने कर रखी हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज। अभी आपका काम क्या है, हमने कुछ सेक्टर किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, क्वार्टरनरी, इस तरह के सेक्टर किए थे ना। तो आपने इन 8 सेक्टर्स में से क्या करना है, फाइंड आउट करना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी और कौन सा क्वार्टरनरी, ठीक है जी। तो नंबर 4 था इंडस्ट्रियल डिवीजन को लेकर। नंबर 5 आता है हमारे पास जॉबलेस ग्रोथ। देखो जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, कई बार होता क्या है कि जो जीडीपी है कंट्री की वो हमें इंक्रीज होती दिखाई देती है, जो ग्रोथ है कंट्री की वो हमें इंक्रीज होती दिखाई देती है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हुई है, वो एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं कर पाए। तो उसमें क्या होगा, जॉबलेस, जॉब नहीं आई लेकिन ग्रोथ क्या होगी, वो इंक्रीज हो रही है, उसको मैं बोलता हूँ जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये भी लिखो कि इंडिया नीड्स टू क्रिएट 150 मिलियन जॉब्स दिस डेकेड, है ना, ये पुराना थोड़ा सा, लेकिन तो ये क्या है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ इन द लेट 1990s, उसमें हमने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड रीच द लेवल ऑफ द ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लानिंग। ड्यूरिंग दीज ईयर्स वी ऑल्सो फाइंडिंग अ गैप बिटवीन द ग्रोथ एंड द एम्प्लॉयमेंट। उसी से मतलब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का आज भी इशू चल रहा है उसी टाइम से चलता आ रहा है ना। दिस मीन्स दैट इंडियन इकॉनमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जो हमने बात की एग्जाम्पल में वही है। सो वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आगे आता है नंबर 6 विच इज़ फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, जिसमें फॉर्मली हर एक जो फी मतलब सैलरी स्लिप्स होगी या फिर हर एक चीज़ की आपको स्लिप मिल रही है ना, हर एक चीज़ का बिल मिल रहा है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मैं उसको फॉर्मल सेक्टर में, मतलब जो एक तरह से अटैच्ड है गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट के पास हर एक डेटा जा रहा है उनका, तो मैं उसको बोल देता हूँ फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। और ये सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ से आता है, एक तो होता है रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो ये 3 तरह का डेटा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सोर्स रहते हैं मेरे इस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है जी। तो दिस इज़ अबाउट दी नंबर 7 चैप्टर। सो आई होप आपको ये सही लग रहा होगा, समझ में आ रहा है। देखिए बड़े आसान सी ये जो है NCERT है, लेकिन इसको, और मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये जिस्ट है, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, कि आपका कोई भी एक दिमाग में रह ना जाए कि यार मैं वो नहीं करके जा रहा या मेरा ये नहीं हुआ, ठीक। चैप्टर 8 की बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कहते हैं वो प्रोवाइड करता है सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है।
तो उसमें चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो फॉरेन ट्रेड है, ऑब्वियस है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, हमने पहले एक फ़ोटो भी डाला था इसका, क्योंकि एनसीईआरटीज़ क्या है कि थोड़ा डिवाइडेड है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो हर एक चीज़ रहती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे हो गया, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, डैम्स, पावर स्टेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है जी। फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पे, कॉम्पोजिशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स इन एनी कंट्री एज द इनकम राइजेस द कॉम्पोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिक्वायरमेंट चेंजेस सिग्निफिकेंटली। ठीक है जी। तो जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जैसे कि इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर हो गया, उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूँ तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहती, दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि लो इनकम कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब उनको पता है कि हमें अब इस लेवल तक अभी हम नहीं हैं कि हम उनको बहुत ज़्यादा कुछ दे पाएँ, तो वो कोशिश करते हैं कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैक्सिमम दे ही पाएँ। ठीक है जी। लेकिन जैसे जैसे जो इकॉनमी है वो मैच्योर होती है, तो जो बेसिक कंजम्पशन डिमांड है वो ऑब्वियसली पूरी होने लग जाती हैं, और जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो भी इकॉनमी में श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो उसमें कौन सा बढ़ेगा, तो प्राइमरी का डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो सेकेंडरी और टर्शरी का जो शेयर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आपको ये चीज़ दिखाई देगी। ठीक है जी। सो इसी वजह से अगर हम बात करें तो पावर का शेयर हो गया या टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शेयर है ना, वो क्या होता है कि भाई ग्रेट होता है हाई इनकम कंट्रीज़ में, जिस तरह से हमने ऊपर देखा है। ठीक है। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म आई थी इस चैप्टर में, 8th चैप्टर में, वो थी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ISM। इसमें 6 चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड हैं, इसमें 6 चीज़ें इंक्लूडेड है। नंबर 1 जो चीज़ है वो आता है आयुर्वेदा, मतलब ये प्रॉपर उन्होंने आयुष करके बनाया हुआ है। तो आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी, सीधा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है जी। तो ये 8th चैप्टर था और क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है। अब इसके बाद में थोड़ा क्या होगा कि जो 12th की NCERT है दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द पेपर पर्पस, तो उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिएगा चैप्टर 9 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है कि पहली चीज़ तो फंक्शन क्या है इन्वायरमेंट के। उन्होंने क्या बोला कि आप इकॉनमी को आगे लेके जाओ, कोई भी रोक नहीं रहा आपको। ठीक है जी। आप डेवलपमेंट करो, आप ग्रोथ करो, लेकिन साथ साथ में किस चीज़ का ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाई, तो ठीक है, आपने बताना है कि भाई फंक्शंस हैं कुछ इन्वायरमेंट के, जैसे कुछ रीन्यूएबल भी रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे, कुछ नॉन रीन्यूएबल हैं। रीन्यूएबल कौन से हो गए, विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे तो चलो ये टर्म लिख दी, लेकिन रीन्यूएबल को भी अगर आप बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा मतलब आप यूज़ करते रहोगे, ऑब्वियसली वो एक ना एक दिन कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा, है ना। तो मतलब या फिर गंदा हो जाएगा या फिर इतना यूज़ करने के लिए नहीं रह पाएगा वो। नॉन रिन्यूएबल में जो कि जिसकी अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर देंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल है, वो तो प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, ये फंक्शन है कुछ इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट हमें देता है चीज़ें, इन्वायरमेंट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 आता है ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, ये एबिलिटी है किस चीज़ की, इन्वायरमेंट की, टू ऑब्जर्व दी डिग्रेडेशन। ठीक है। डिग्रेडेशन को ऑब्जर्व करना उसकी एबिलिटी है इन्वायरमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी। फिर आता है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली आपको पता है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ उसी उसी तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ हुई, और जिस चीज़ की वजह से हमें क्या देखने को मिला कि जो गर्मी है या फिर वार्मथ है वो इंक्रीज़ हुआ, और इसी वजह से इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर, हम उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इन चीज़ों के बीच में कुछ और जो टर्म आ रही हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो होती है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन जो कि हमें यूवी रेज से, जो बैड रेज हैं उससे बचाती है। ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी जो देखो एक साइड पे वो बनती है, मतलब उसकी जो चलता रहता है बनना, और एक साइड पे वो डिप्लीट होती रहती है, टूटती रहती है, जो उसका फॉर्मूला O3 वाला है ना। तो उसमें क्या है कि जब ये वाला बनने वाला कंपोनेंट डिक्रीज हो जाए और डिप्लीशन वाला इंक्रीज हो जाए, तो उसको मैं बोलने लग जाता हूँ ओजोन डिप्लीशन। और ये कहीं पे तो होल्स भी बन चुके हैं ओजोन में। ठीक है। मतलब जो पोलर एरियाज है हमारे, तो इसमें हमें क्या मिला, फिनोमेना ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, हम इसको बोलेंगे। लेकिन ये होता क्यों है, ये होता है क्लोरीन और ब्रोमाइन जो कंपाउंड्स हैं स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं उसकी वजह से।
अब देखो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ चीज़ें की गई, कुछ मूवमेंट्स चली, जैसे कि चिपको चला। चिपको में क्या था कि वो काटने लगे थे पेड़ों को, तो लोग ने उसको जाके चुंबड़ गए, मतलब चिपक गए उसको जाके प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर अपीको है, जैसे अपीको का मतलब कैसे हो गया कि भाई उसका भी मतलब होता है हग करना, और ये कर्नाटका में चला था मूवमेंट, ये हिमाचल मतलब उत्तराखंड में ये चला था। ठीक है जी। तो ये चला, इसको आपने याद रखना है। और सितंबर 1983 में व्हेन द फेलिंग ऑफ ट्रीज वाज स्टार्टेड इन दी सलकानी फॉरेस्ट इन सिरसी डिस्ट्रिक्ट, 160 men, women and children hugged the trees and forced the woodcutters to leave. ओके। फिर सीपीसीबी की हम बात करते हैं। एक हमने बोर्ड बनाया हुआ है जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इसको हमने 1974 में बनाया था, और ये आइडेंटिफाई करता है 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि लार्ज टू मीडियम स्केल जिस तरह से वो पोल्यूट करती हैं। नंबर 8 आता है थ्रेट टू इंडियाज एनवायरनमेंट। ठीक है जी। थ्रेट टू इंडियाज एनवायरनमेंट क्या है? 2 डायमेंशनल है। थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। और नंबर 2 थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द एफ्लुएंस एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर आगे लास्ट हमारे पास इसमें आती है टर्म, वो आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? जो चीज़ें आज हैं आपके पास प्रेजेंट, वो आपकी फ्यूचर जनरेशन्स भी देख पाएँ उस तरीके से ही यूज़ करो। लेट्स से ये 2 ट्रीज़ है, 3 ट्रीज़ हैं आपके पास, तो आपकी फ्यूचर जनरेशन इन 3 ट्रीज़ को देख तो पाए कम से कम। वो होएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये नहीं है कि एक ही बार में खा जाओ, है ना? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द क्लास 11th एनसीईआरटी। मुझे पता है इसका 10th चैप्टर आप देख रहे होगे कि नहीं है। 10th चैप्टर बड़ा ईजी है, उसको बहुत ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कोशिश करते रहेंगे अच्छा कंटेंट लाने की। और देखो हमारी तो यही होता है कि एक होप होती है कि भाई हमारा कुछ देख के अगर किसी बच्चे का पेपर क्लियर हो रहा है, कुछ भी है ना, साथी का किसी का, तो वो अच्छा लगता है, हम खुद को अच्छा लगता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए, इस तरह के कंटेंट के लिए अच्छे अच्छे, तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।